खुलुमबाय। मंच पर उपस्थित कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री यूजी ब्रह्मा जी, श्री प्रमोद बोरो जी, प्रोफेसर अनिल बोरो जी, श्री शरिंगेन लोगू कुमार, श्री मृणाल तालुकेदार, प्रोफेसर सूरत नाजरी, प्रोफेसर दामोदर जी, मिस्टर दीपेन बोरो जी और इस सभागार में उपस्थित बोडो राइफोजोर और देश के कोने कोने से आए हुए साहित्यिक बंधु, मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में पहली बार आई हूँ, लेकिन अभी हमारे सामने 3 जो एडिशन इसके हो चुके हैं उनका थोड़ा इतिहास, उनकी जानकारी दी गई और उस जानकारी से जो बात हम तक पहुंची वो ये कि इस कोरकराझार लिटरेरी फेस्टिवल की जो पूरी श्रृंखला है वो भाषा, साहित्य और संस्कृति इनके लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। जिस फर्स्ट एडिशन की बात की गई कि जिसमें 100 कवियों को आपने आमंत्रित किया था और वो भाषा के लिए और एक तरह से आवाहन था, मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं पिछले साल बोडो साहित्य सभा के क्रम में आई थी और जब बोडो साहित्य सभा के कार्यक्रम में आई तो एक साहित्य अकादमी की प्रतिनिधि होने के नाते अब मैं 24 भाषाओं की हूँ और मैंने बोडो साहित्य और भाषा का इतिहास जानने की कोशिश की, उसको समझा। जब आज यहाँ खड़ी हुई हूँ और जो विषय आज का है ब्रिजिंग पीपल, कल्चर एंड लिटरेचर विद द मैसेज ऑफ पीस, मैं 2 बातें आपके सामने रख करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। बोडो साहित्य सभा का जो लोगो है, पिछली बार जब मैं आई थी तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसका मैंने एक तरह से विश्लेषण करने की कोशिश की। उससे बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पूरी उसके सिग्निफायर, उसके सिग्निफाइड की चर्चा करना चाहूँगी। पहले बोडो साहित्य सभा का जो लोगो था वो बहुत सारे सिग्निफायर का, बहुत सारे सेमियोटिक्स का समुच्चय था। उसमें एक खुली हुई किताब थी, बंद किताब नहीं, खुली हुई किताब। खुली हुई किताब एक तरह से ज्ञान का आवाहन है। उसके साथ और उस खुली हुई किताब पर लिखा था बर राव गिवलांथो, यानी कि ये बोडो भाषा और साहित्य को गरिमा प्रदान करने का भाव है, जिसमें बोडो भाषा और साहित्य के विकास की एक आकांक्षा है। इसी लोगों में मंदिर की एक आकृति थी, किनारे पर 2 स्तंभ थे, बीच में एक मोर था और अभी भी वो लोगो है आपका। तो मंदिर की जो आकृति थी वो बोडो साहित्य सभा का जो पवित्र उद्देश्य है उसका सिग्निफायर थी। बोडो साहित्य सभा मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति साहित्य की गंगा में स्नान करके पवित्र हो सकता है। इसके जो 2 पिलर थे वो साहित्य सभा की दृढ़ता और प्रतिज्ञा के प्रतीक थे और ये प्रतिज्ञा बोडो भाषा और साहित्य की उन्नति की है। इसी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की उपस्थिति भी है और मोर की उपस्थिति अपने आप में शांति और अखंडता का संदेश सुनाती है। इसमें नीला रंग है। नीले रंग को अगर आप देखें तो नीला रंग एक यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकता का सिग्निफायर है, उसका प्रतीक है, जो कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से जुड़ता है। और इस तरह मैं समझती हूँ कि बोडो साहित्य सभा का जो लोगो है वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पूरी विरासत को संजोने का भाव लेकर के चलता है।
मैंने बोडो भाषा का इतिहास खंगालने की कोशिश की तो बहुत सारी बातें सामने आईं कि देखिए, बोडो भाषा में पहली जो बोडो साहित्य की मैगज़ीन निकली 1924 में निकली थी। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है उसको। और बोडो भाषा में बोडो भाषा शिक्षा का माध्यम बने, इसके लिए भी संघर्ष हुआ। 1963 में केवल प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम थी और 1968 में बोडो को माध्यम स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। बोडो साहित्य सभा का जब गठन किया गया 16 नवंबर 1952 में, और इसके लिए एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस शोभा यात्रा में जो लोगों के हाथों में तख्तियाँ थीं, उसमें लिखा हुआ था, बोडो राव गेवलांथो जोन सोलोंगोन बिमानी माँ राव बोडो राव, जय बोडो हारिंजा, अर्थात बोडो भाषा का विकास हो, मातृभाषा में पढ़ेंगे, हमारी भाषा बोडो भाषा, जय बोडो जाति की जय हो, जैसे स्वर मुखरित हो रहे थे। मैं यहाँ से अपनी बात अब आगे बढ़ाऊँगी। ये जो भाषा के लिए जो संघर्ष है, क्यों भाषा के लिए इतना आंदोलन, क्यों भाषा के लिए इतनी सोच, क्यों? क्योंकि भाषा, जो समुदाय बोलता है उस भाषा को, या जो जाति बोलती है, या जो समाज उस भाषा को बोलता है, वो उस समुदाय की, जाति की, समाज की, देश की एक आइडेंटिटी हो जाती है, उसकी एक पहचान हो जाती है। किसी ने कहा भी है कि जो भाषा हम बोलते हैं वो हमारे इर्द गिर्द एक जादुई घेरा खींच देती है और उस जादुई घेरे के भीतर हमारी अपनी पहचान सुरक्षित रहती है। तो भाषा, संस्कृति और साहित्य, ये किस तरह से जो भाषा हम बोलते हैं उससे हम जुड़ते हैं, अपने समुदाय से, अपने समाज से, देश से, और उस भाषा में, उस साहित्य में, उसकी संस्कृति में जो मूल्य होते हैं उससे कैसे हम धीरे धीरे करके उसका प्रसार करते हैं और कैसे हम एक बड़े फलक पर जुड़ते हैं। साहित्य, अभी बहुत सारी बातें जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर जी ने अपने कीनोट एड्रेस में हमारे सामने रखी हैं। कैसे भाषा, साहित्य और संस्कृति लोगों के बीच एकता का, शांति का और प्रेम का संदेश पहुंचा सकती, कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम भाषा के माध्यम से, कैसे हम साहित्य के माध्यम से, कैसे हम संस्कृति के माध्यम से प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेश दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हमारी संस्कृति का जो निचोड़ है, हमारी संस्कृति का जो सार है, वो हमारी भाषा में ढल करके आता है। अगर किसी देश की संस्कृति, किसी समुदाय की संस्कृति, किसी समाज की संस्कृति अगर ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके ख़त्म होने के बावजूद उसकी भाषा कहीं बची रहती है, तो आप उस संस्कृति को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। ये भाषा की ताकत है, ये भाषा की ऊर्जा है। तो भाषा हमारी, अगर हम बात करूं, जो भारत विविधताओं का देश है, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, हम अलग अलग प्रांतों में बसते हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन इतनी तमाम डाइवर्सिटी के बावजूद ऐसा क्या है कि जो हम पूरे देश के लोग, इतनी विविधताओं के बावजूद हम जुड़े हुए हैं? वो ये है कि हमारी जो तमाम भारतीय भाषाएं हैं, उनका कोर एक ही है, उनका मूल एक ही है। हमारी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो स्मृतियाँ हैं, उनसे हम एक ही तरह से जुड़े हुए हैं। हमारा जो साहित्य है वो एक ही तरह से पुराणों से, स्मृतियों से, इतिहास से, उपनिषदों से सामग्री अर्जित करता है। और चूँकि ये लिटरेरी फेस्टिवल है और पूरे देश के लोग इसमें आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान यहाँ पर आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो भारतीय साहित्य है, चाहे वो बोडो का हो,
असमी भाषा का हो, बंगाली भाषा को हो, मराठी का हो, पंजाबी का हो, हिंदी का हो, तमिल का हो, मलयालम का हो, उन सब में भारतीय दर्शन समाहित है। और जब हम शांति की बात कर रहे हैं तो शांति का जो बीज है, जो उसका मूल है, वो है प्रेम। और हमारा भारतीय दर्शन ये कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अहिंसा परमो धर्म। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये हम कहते हैं। तो ऐसे मूल्यों को संवाहित करने वाला साहित्य ही शांति और प्रेम का संदेश दे सकता है। जब हम साहित्य के फलक पर आते हैं, साहित्य क्या करता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहित्य यथार्थ का दर्पण है, समाज का दर्पण है और यथार्थ को लेकर के आता है, इसलिए वो दर्पण है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी साहित्य समाज का दर्पण तो है, यथार्थ समाहित होता है, लेकिन केवल वो समाज का दर्पण नहीं है। साहित्य को अगर आप सत्य कथा कहते हैं तो वो सत्य कथा नहीं है, केवल सत्य कथा नहीं है। वो एक आपको शिक्षित भी करता है, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक पगडंडी भी तैयार करता है। वो यथार्थ के साथ, जीवन की सच्चाई के साथ एक ऐसे भाव का रूपायन आपके भीतर करता है कि क्या होना चाहिए। जब आप किसी कृति को पढ़ करके निकलते हैं तो वो कृति समाज का जो यथार्थ है वो आपको झकझोरता ज़रूर है, लेकिन उसके बीच से एक बात निकल करके आती है कि इस कृति ने हमारी संवेदना के किस बिंदु को छुआ है, उसने कहाँ पे हमें ये जागृत किया है कि ये गलत है, हमारे भीतर विवेक जागृत किया है कि ये गलत है और सही क्या है, ये होना चाहिए। देखिए, हम सबके पास एक अनुभव है। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, ममता, करुणा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, हम सब मनुष्य हैं। समाज जब चलता है तो बहुत सारे जो स्थायी भाव हैं वो भी बाहर निकलते हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हमें दिखाई देती हैं मनुष्य विरोधी, वो भी साहित्य में आती हैं। लेकिन साहित्य का मूल क्या है? जब हम साहित्य को रचता है कोई कलाकार तो वो उसके शब्द घूमते हैं, समाज में वो यात्रा करते हैं, इधर उधर से जो बटोरता है वो साहित्य में लेकर के आता है। यानी एक साहित्यकार समाज के चारों तरफ जाता है, यानी उसका जो अनुभव है, जैसे एक लकड़हारा जाता है या एक कलाकार की जब मैं बात करूं तो कलाकार का जीवन उस तरह से है कि जैसे एक आप जंगल से लकड़ी काट करके लाते हैं, लकड़ी आपके पास इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कोई भी कलाकार उससे अच्छी कलाकृति तभी बना सकता है जब उसके पास एक विजन होता है। हम सब के पास एक अनुभव है, लेकिन हर अनुभव को हमको हमारे पास ये सोच होनी चाहिए कि कौन सा अनुभव रद्दी की टोकरी में डालने लायक है, किस अनुभव से हम ऐसा साहित्य रच सकते हैं जो साहित्य का जो मूल है, साहित्य का जो उद्देश्य है, उसको बचा करके रख सकता है। और साहित्य का जो मूल है, उसका उद्देश्य है, वो क्या है? कबीर को याद करना चाहूँगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। और हर रचनाकार अगर इसी ढाई आखर प्रेम की पूजा कर ले तो मैं सोचती हूँ कि शांति और प्रेम का संदेश चारों तरफ बिखर जाएगा। साहित्य क्या है? कलाकार क्या है? कलाकार एक ऐसा यूनिवर्सल रचनाकार है। कलाकार जब मैं कह रही हूँ तो पेंटर भी हो सकता है, वो चित्रकार हो सकता है, वो संगीतकार हो सकता है, वो नृत्य करने वाला हो सकता है, वो साहित्यकार हो सकता है।
यानी ये वो सार्वभौमिक कलाकार हैं जो मनुष्यता के लिए लड़ते हैं, मनुष्यता के लिए जीते हैं। और एक साहित्यकार जब साहित्य रचने के लिए बैठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि वो अपने भीतर के दिल, उसके भीतर जो दिल धड़कता है, धड़कता हुआ दिल उसको खोलता है, उदारता। और सबसे पहले वो अपने मनुष्य को भीतर से निकालता है। अपनी कलम में वो भीतर का जो मनुष्य है, जो जीवन की आपाधापी में, महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कहीं पृष्ठभूमि में चला जाता है, लेकिन उस मनुष्य को सबसे पहले वो कलाकार अपने भीतर से उभारता है, उसको उद्घाटित करता है। फिर वो जब मनुष्य तो उसकी कलम पे आ जाता है तो उस अनुभव में से वो ऐसा कुछ रचता है जो मनुष्यता को आवाज़ देता है। इसीलिए बहुत सारी कविताएं जो हैं हमारे मिनिस्टर साहब ने कही थी, तो मैं भी कुछ दोहराना चाहूँगी। हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं कुंवर नारायण, उनकी कविता है, उसकी कविता मैं सामने रखूँगी तो बात अपनी स्पष्ट कर पाऊँगी। कविता वक्तव्य नहीं है, कविता गवाह है, कभी हमसे पहले कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसकी कोशिश है कोई रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसकी कोशिश है एक बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि नारों की तरह लगे, जुलूसों की तरह निकले, इश्तिहारों की तरह चिपके, वो तो बस कहीं किसी तरह आदमी की भाषा में जिंदा रहे बस। ये जो आदमी की भाषा है, ये जो आदमी की भाषा है, इसी को बचाता है रचनाकार। अगर ये आदमी बच जाता है, ये मनुष्य बच जाता है, तो सब कुछ को बचा लेते हैं आप। साहित्य का पैरामीटर क्या है? साहित्य का पैरामीटर ये है कि एक रचनाकार जीवन की जटिलताओं से साक्षात्कार कराते हुए कैसे मनुष्यत्व की खोज का संकल्प लेकर के चलता है। साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य की बात कर लीजिए, तमाम जो भारतीय भाषाओं के सब बहुत सारे आंदोलन मौसमी बुखार की तरह से आए और निकल के चले गए, लेकिन अंततः साहित्य में क्या बचा? अंततः साहित्य में बचता है मनुष्य की आशाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसके राग विराग, हर्ष विषाद, और सबसे बड़ी बात मनुष्य की जिजीविषा, उसके जिंदा रहने की जिद और जिंदा रह करके मनुष्यत्व को बचाने की जिद। और ये जो जिद है साहित्य की, यही जो है साहित्य को ऊंचाई देती है। साहित्य तोड़ता नहीं है, साहित्य का जो दायित्व है वो तोड़ना नहीं है, वो विखंडन नहीं करता, साहित्य जोड़ता है। साहित्य का काम ही है संयोजन करना, सबको जोड़ना, आत्मीयता से आवाहन करना, आत्मीयता की आवाज लगाना। और ये जो साहित्य उत्सव है उसकी चौथी कड़ी है और ये कड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। कई बार जब मैं इस तरह के साहित्य उत्सव से नीचे उतरती हूँ तो मीडिया कर्मी आपको घेरते हैं, वो बाइट चाहिए, वो ये कहते हैं, ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी फेस्टिवल। उनको समझ में नहीं आता कि 10 मिनट बोलेगा, 5 मिनट बोलेगा, पैरेलल सेशन चलेंगे, क्या मतलब है, ये तो उत्सव है, ढोल नगाड़ा है और इस तरह से। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, हो सकता है कि 10 मिनट में एक सेंटेंस आपके पास पहुँचे, लेकिन यही साहित्य उत्सव शब्दों की गूंज छोड़ जाते हैं, शब्दों के भाग्य को जगा जाते हैं और साहित्य के प्रति आपके राग को जगा जाते हैं। अगर एक साहित्य उत्सव अपने पाठकों के भीतर साहित्य को पढ़ने की जिज्ञासा और उत्कंठा पैदा कर देता है और कुछ के भीतर उसकी कलम को सक्रिय कर देता है, तो मुझे लगता है एक लिटरेरी फेस्टिवल की बहुत बड़ी सफलता है। और जिस तरह से इसका इतिहास कुरकुराझार लिटरेरी फेस्टिवल का बताया गया और सारी थीम मैं देख रही हूँ, उससे ये लगता है कि ये जो
तमाम एडिशन जो आगे आने वाले हैं इस लिटरेरी फेस्टिवल के, ये शब्दों के प्रति, साहित्य के प्रति लोगों के राग को पुख्ता करेंगे, उसकी गूंज को लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं जिन पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगी वो भी धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते पाए जाते हैं कि जो हाई टेक्नोलॉजी का युग है, जो कंप्यूटर का युग है, जो इस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी का दबाव इतना ज़्यादा है कि साहित्य की तरफ हम आ नहीं पा रहे हैं। ये मनुष्य विरोधी माहौल भी है, साहित्य विरोधी माहौल भी है, लेकिन इन सब के बीच इस तरह के उत्सव ही साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाते हैं। और साथ में जो लोग कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं 20वीं शताब्दी के अंत में बहुत से लोगों ने कह दिया कि अब तो मनुष्य का अंत हो गया। जैसे रेत के किनारे मनुष्य के पैरों के निशान मिट जाते हैं, वैसे ही मनुष्यत्व का भी अंत हो जाएगा। लेकिन वहीं एक साहित्यकार कहता है, क्या हुआ दुनिया मरघट बनी। मरघट समझते हैं ना आप सब लोग? क्या हुआ दुनिया मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है, हो गई है वानियत की इंतहा, आदमियत की अभी आगाज़ बाकी है। और मुझे लगता है साहित्य, हमारी भारतीय भाषाओं का साहित्य इसी आदमियत की आवाज़ लगाता रहेगा और मनुष्यत्व को जगाता रहेगा। जगा हुआ मनुष्यत्व जो है प्रेम और शांति का संदेश पहुंचाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कोकराझार फेस्टिवल के संयोजकों को जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और जाते जाते इस उत्सव में मुझे लगता है कि 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि बोडो साहित्यकार प्रोफेसर अनिल बोरो को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है। उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत नमस्कार। सवाया घर।